Hello and welcome, dear learners. My name is Rachna, and here, as usual, I'm going to solve the question paper for you, and that is meant for seated previous year, right? So that is for January 2021. तो आज क्या करने वाले हैं हम? आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश के पेपर को। दिस इज पार्ट फोर्थ ऑफ योर सीटेड क्वेश्चन पेपर और इसमें जो है लैंग्वेज फर्स्ट बिकॉज दिस वाज माय क्वेश्चन पेपर जो कि बिकॉज आई एम आल्सो सीटेड क्वालिफाइड सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट माय सेल्फ आई एम UGC NET and GATE qualified in English literature. I'm also seated qualified in paper 1 and paper 2 and I got more than 100 numbers in both the papers. Right? So here this was my language 1. तो सिलेबस में मैंने काफ़ी ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है कि लैंग्वेज जो होती है आपको 2 चूज़ करने मिलती है इन सीटेड पेपर। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं एंड अदर लैंग्वेज जो भी आपको अच्छे से आती है, आप उसको लैंग्वेज 1 में चूज़ करिए। जो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, ट्रिकी लगती है, उस लैंग्वेज को आप लैंग्वेज 2 के तौर पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 22 लैंग्वेजेज़ हैं। तो उनमें से एज़ पर योर रीजन और एज़ पर योर चॉइस और एज़ पर योर प्रोफिशिएंसी कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो बिकॉज़ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर आपका आइदर इंग्लिश और हिंदी चलती है या फिर आपका संस्कृत हिंदी या फिर संस्कृत इंग्लिश मतलब जिसकी जो प्रेफ़रेंस होती है वो अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर लेता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन यहाँ पर यू कैन रीड दैट कि इसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक ये है और इसमें आपसे इस पैराग्राफ के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे जिसका आपको आंसर करना है। ठीक है, तो मैं ये पैराग्राफ आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है? तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड यू विल आल्सो गेट टू सी दैट हाउ वी सॉल्व दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। ओके, सो जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कह रहा है ईच ड्रॉप रिप्रेजेंट्स अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएशन एंड ऑफ लाइफ इटसेल्फ। ये कह रहा है जो पानी की जो एक बूंद होती है ड्रॉप, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? अ लिटिल बिट ऑफ क्रिएशन। जो क्रिएशन है, जो हमारा जो अर्थ है, उस पे जो लाइफ बनी हुई है, उस लाइफ को और क्रिएशन को जो रचना है, उसको क्या करता है वो कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? व्हेन द मॉनसून ब्रिंग्स टू नॉर्दर्न इंडिया जब भी जो मॉनसून है वो नॉर्दर्न इंडिया में आता है, उसकी जो पहली रेन आती है, कब की? समर की जो फर्स्ट रेन आती है, तो उससे क्या होता है? ठीक है, वी विल सी उससे क्या होता है बट बिफोर दैट उसका जो गर्मियों का जो असर था द पार्च्ड अर्थ ओपन्स इट्स पोर एंड क्वेंचेस इट्स थर्स्ट विद अ हिस ऑफ एक्सटेसी। तो यहाँ पर जो समर है, समर के दौरान क्या हुआ है, जो अर्थ है वो कैसी हो गई है, वो पार्च्ड है, सूखी है, ठीक है? और सूखी पृथ्वी क्या कर रही है, अब खुद को खोलती है, अपने पोर्स को खोलती है और अपनी प्यास को बुझाती है। किससे? हिस ऑफ एक्सटेसी जो एक आनंद होता है, उस आनंद के साथ वो अपने प्यास को बुझाती है। पृथ्वी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आफ्टर बेकिंग इन द सन फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स और जो पृथ्वी थी, जो अर्थ है वो कैसी हो चुकी थी गर्मियों के दौरान? वो बिल्कुल बेक हो चुकी थी। जैसे एक केक जो है वो बेक होता है, ठीक है, ओवन के अंदर, उसी तरीके से जो अर्थ है वो भी सन सन में क्या हो चुका है, पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल वो बेक हो चुका है। बेक हो जाने के बाद द लैंड लुक्स क्रैक्ड और जो ज़मीन है, लैंड है, वो कैसी दिख रही है? वो क्रैक्ड दिख रही है, डस्टी डस्टी है और कैसी? टायर्ड है, थकी हुई है। नाउ ऑलमोस्ट ओवरनाइट और जैसे ही बारिश होती है, लगभग एक रात में ही क्या होता है, न्यू ग्रास स्प्रिंग्स अप, नई जो घास है वो उग जाती है। देयर इज रिन्यूअल एवरीवेयर और जो रिन्यूअल है वो कहाँ पर है? वो हर जगह है, ठीक है। द डैम्प अर्थ रिलीजेस अ फ्रेग्रेंस स्वीटर देन एनी डिवाइस्ड बाय मैन। अब यहाँ पर है जो जो गीली जमीन होती है वो क्या रिलीज कर रही है? वो एक फ्रेग्रेंस को रिलीज कर रही है।
आपको सभी को सौंधी-सौंधी खुशबू आती है जब भी बारिश होती है, तो उस सौंधी-सौंधी खुशबू की बात यहाँ पर हो रही है। और वो जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है कि इतनी मीठी है, ये इतनी स्वीटर है कि और ये किससे ज़्यादा मीठी है? कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इत्र हो गया, ठीक है? जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया है। डिवाइस्ड का मतलब हो जाता है प्रिपेयर्ड बाय मैन, इंसानों के द्वारा तैयार किया गया कुछ भी, उससे ज़्यादा मीठा है ये फ्रेग्रेंस एज़ पर द राइटर। सेकंड वाला हम देखेंगे पैराग्राफ यहाँ पर। वाटर ब्रिंग्स जॉय टू अर्थ। पानी क्या लाता है? अर्थ पर जॉय लेकर के आता है। ठीक है? ग्रास, लीफ, बर्ड, ब्लॉसम, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल एंड द पाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन। ठीक है? जब भी पृथ्वी के ऊपर वाटर आता है तो क्या-क्या नई-नई चीजें हमें दिखती हैं? जॉय टू अर्थ, ठीक है? घास नई आनी स्टार्ट हो जाती है, फूल खिलने लगते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाती हैं, एनिमल और फिर फाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन। फाउंडिंग का मतलब हो जाता है समथिंग जो कि धक-धक करके जो दिल धड़कता है उसको ही हम फाउंडिंग हार्ट ऑफ मैन बोल रहे हैं। स्मॉल चिल्ड्रन रन आउट ऑफ देयर होम्स टू रोम नेकेड इन द रेन। और छोटे बच्चे क्या होते हैं वो अपने घर से बाहर आ जाते हैं, कहाँ पर? और रेन में जो है वो नेकेड होकर के उछल-कूद करके, शोर-गुल करके वो नहाना उसमें स्टार्ट कर देते हैं। बफलोज़ के बारे में भी बात करी गई है यहाँ पर। बफलोज़ व्हिच हैव स्पेंट द समर लिस्टलेसली अराउंड लेक्स, गॉन ड्राई, नाउ प्लंज इंटू अ हेवन ऑफ मडी वाटर। अब बफलोज़ जो हैं, उन्होंने अपनी जो गर्मियाँ हैं, उनकी काफ़ी लिस्टलेसली का मतलब है यहाँ पर नो एनर्जी या फिर एग्ज़ॉस्टेड। ठीक है? नो एनर्जी या फिर एग्ज़ॉस्टेड के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर लिस्टलेसली को। और वो जब गर्मियाँ होती थीं तो वो कहाँ पर रहते थे? लेक लेक जो कि सूख चुका था, उसके पास वो बिल्कुल विदाउट एनर्जी रहते थे। अब क्या हो चुका है? अब बारिश हो चुकी है और वो क्या कर सकते हैं? प्लंज कर सकते हैं। ठीक है? जैसे छप-छप करना होता है पानी के अंदर जाकर के उसको प्लंजिंग बोलते हैं। इंटू हेवन ऑफ मडी वाटर। अब उनको जो मडी वाटर है, आपने देखा होगा गाय-भैंसे जो होती हैं वो पानी के तालाब में या फिर पानी वाली जो जगह होती है उसमें जाकर के वो बैठ जाती हैं बहुत आराम से। ठीक है? तो वो उनके लिए क्या है? हेवन ऑफ मडी वाटर बिकॉज़ उनसे जो गर्मी से उनको राहत मिलती है। सून द लेक्स एंड रिवर्स विल ओवरफ्लो। और जल्द ही क्या हो जाएँगी जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो करने लगेंगी विद द मॉनसून की जेनरोसिटी से। मॉनसून की जो दयालुता है, जो महानता है, उसकी वजह से नदियाँ और जो लेक्स हैं, वो ओवरफ्लो होने लगेंगे फिर से। ट्रेकिंग इन द हिमालयन फुटहिल्स, ठीक है? जो हिमालयन फुटहिल्स होते हैं, उसमें जो है लोग ट्रेकिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आई जो है दैट इज़ द राइटर। राइट। आई रिसेंटली वॉकड फॉर किलोमीटर्स विदाउट एनकाउंटरिंग हैबिटेशन। और मैं क्या करता रहा क्योंकि फुट जो हिमालयन फुट हिल्स में है वहां पर ट्रेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैं जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि आई रिसेंटली वॉकड फॉर किलोमीटर्स। मैं किलोमीटर्स तक, काफी किलोमीटर्स तक मैं चलता रहा और मुझे कोई भी हैबिटेशन या फिर कोई भी जो लोग रहते हैं, वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। आई वॉज़ जस्ट स्कोल्डिंग माई सेल्फ फॉर नॉट हैविंग ब्रॉट अलोंग अ वाटर बॉटल। और मैं खुद को ही क्या कर रहा था, मैं खुद को ही डाँट रहा था क्योंकि मैंने अपने साथ वाटर बॉटल मैं लेकर नहीं आया। फिर आई केम अक्रॉस अ पैच ऑफ ग्रीन ऑन अ रॉक फेस। और जब मैंने क्या देखा कि मैं केम अक्रॉस का मतलब हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन टू मीट समथिंग और टू सी समथिंग ऐसा। और समवन केम अक्रॉस पैच ऑफ ग्रीन। ठीक है? पैच ऑफ ग्रीन का मतलब हो जाता है कि हरी-भरी जो एक प्लेस हरियाली वाली, उसको राइटर देखता है ऑन अ रॉक फेस। कहाँ पर है? जो एक चट्टान है ऐसी और उसके ऊपर जो है इस तरह का कुछ ग्रीन पैच यानी कि घास है। आई parted a curtain of tender maiden hair fawn and discovered a tiny spring issuing from the rock nectar for the thirsty traveler. I parted a curtain इसका मतलब ये हो जाता है जब मैंने इसको हटाया, ठीक है? इसको इसने 2 पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। पार्टेड का मतलब हो जाता है डिवाइड करना। और ये जो मेडन हेयर फर्न है, ये उस घास को वो बोल रहा है। टेंडर का मतलब हो जाता है सॉफ्ट। घास के जो पर्दे को मैंने जब हटाया तो मैंने क्या डिस्कवर किया
कि एक टाइनी स्प्रिंग का मतलब हो जाता है जो पानी का फव्वारा होता है, उसको बोल रहा है वो, कि जो पानी का जो फव्वारा है इशूइंग फ्रॉम यहाँ पर निकलने के लिए इस्तेमाल हुआ है, फ्रॉम द रॉक नेक्टर फॉर द थर्स्टी ट्रैवलर। थर्स्टी ट्रैवलर कौन है यहाँ पे? द वन एंड ओनली योर राइटर। ठीक है, अगला हम देखेंगे पैरा नंबर 3। ठीक है, आई स्टेड देयर फॉर आवर्स। जो राइटर है वहां पर काफी घंटों के लिए वो वहां पर रहा, वॉचिंग द वाटर डिसेंड। और वो क्या देख रहा था? जो पानी है, पानी जो बह करके क्या कर रहा है, वो नीचे जा रहा है। ठीक है, जैसे कि ये एक पहाड़ है, ये एक रॉक मैंने बना दी है। ठीक है, जब आप पहाड़ पर जाएंगे तो आपको तरह तरह के जो रॉक फेसेस हैं वो आपको देखने मिलते हैं, और यहाँ से पानी जो है वो क्या हो रहा है, वो बह करके नीचे जा रहा है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद एक एक बूंद करके वो नीचे जा रहा है, इनटू अ टाइनी केसमेंट इन द रॉक। केसमेंट क्या हो जाता है? बेसिकली केसमेंट जो होता है एक तरीके की विंडो के लिए हम वैसे तो इस्तेमाल करते हैं केसमेंट का। यहाँ पर जो रॉक की केसमेंट है, या फिर उसमें जो कोई भी खाली जगह हम बोल दें, जिसमें थोड़ी सी जगह होती है जिसमें पानी अंदर से जा सकता है, उसके लिए टाइनी केसमेंट इन द रॉक्स, ईच ड्रॉप रिफ्लेक्टेड क्रिएशन। और हर एक बूंद जो थी उसने क्या रिफ्लेक्ट किया है? उसने क्रिएशन को रिफ्लेक्ट किया है। दैट सेम स्प्रिंग, और वो सेम स्प्रिंग जो है, वो जो सेम फव्वारा है जो अभी छोटा सा है, आई लेटर डिस्कवर्ड, जो मैंने बाद में क्या डिस्कवर किया, जॉइंड अदर स्प्रिंग्स टू फॉर्म अ स्विफ्ट। और वो बाद में वो जो छोटा स्प्रिंग है वो दूसरे बड़े स्प्रिंग से मर्ज होकर के जॉइन कर लेता है। ठीक है, और एक बनाता क्या है वो? एक स्विफ्ट टम्बलिंग स्प्रिंग। ठीक है, स्विफ्ट का मतलब हो जाता है जो काफी तेज होता है, और टम्बलिंग का मतलब जो ऐसे ऐसे करते हुए, टम्बल करते हुए जो है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रीम में वो चेंज हो जाता है, विच वेंट कैस्केडिंग डाउन द हिल इनटू अदर स्ट्रीम्स अंटिल इन द प्लेन्स। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हो रहा है, इसमें कैस्केडिंग डाउन, कैस्केडिंग का मतलब हो जाता है झरना, गिरना बिल्कुल ऊपर से, अगर कोई झरने के रूप में अगर गिर रहा है तो उसको हम कैस्केडिंग बोल सकते हैं, कैस्केडिंग डाउन द हिल्स। और वो पहाड़ियों से नीचे गिर रहा है, इनटू अदर स्ट्रीम, और जा करके अदर स्ट्रीम्स में मिल रहा है, अंटिल जब तक कि वो प्लेन्स में जा करके बिल्कुल पार्ट ऑफ रिवर नहीं बन जाता। इट बिकेम पार्ट ऑफ अ रिवर एंड दैट रिवर फ्लोड इनटू अनदर माइटियर रिवर। और वो जो रिवर होती है वो फ्लो करती है आगे, और आगे जाकर के वो एक माइटियर रिवर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दैट किलोमीटर लेटर एम्प्टीड इनटू एन ओशन। और ये जो नदी होती है ये काफी किलोमीटर्स तक ऐसे ही चलती जाती है, और बाद में जाकर के वो एक ओशन, एक समंदर के अंदर जाकर के खाली हो जाती है। और बी लाइक वाटर, ये जो है ये ड्रॉप के फॉर्म में वाटर की ही कहानी है। ठीक है, बी लाइक वाटर कौन कह रहा है? थॉट लाओ त्सु। ठीक है, लाओ त्सु जो हैं ये एक चाइनीज फिलोसोफर हैं। ठीक है, जो किसके बारे में बात करते हैं? जो डाओइज्म के बारे में बात करते हैं, या फिर टाओइज्म के बारे में बात करते हैं। दोनों ही चीजें सेम है, डाओइज्म टाओइज्म। और ये दोनों चीजें हैं क्या? बेसिकली दीज आर बेस्ड ऑन द रिलीजन थिंग, चाइनीज रिलीजन हम इनको बोल सकते हैं, जिसमें सारी जो राइटिंग्स हैं वो लाओ त्सु के राइटिंग्स के ऊपर ही बात करते हैं। ठीक है, तो इसको ये बोला गया है। तो ही इज अ फिलोसोफर एंड फाउंडर ऑफ टाओइज्म। ठीक है, तो टाओइज्म के ये फाउंडर भी हैं। सॉफ्ट एंड लिम्पिड, और इनका जो ये कहना क्या चाहते हैं कि आप बिल्कुल एक पानी के जैसा बनिए। सॉफ्ट एंड लिम्पिड, सॉफ्ट का मतलब हो जाता है सॉफ्ट, यू कैन अंडरस्टैंड। लिम्पिड का मतलब हो जाता है काफी निर्मल, जो बिल्कुल बहुत प्यार से बहता है। इट फाइंड्स इट्स वे थ्रू, ओवर और अंडर एनी ऑब्स्टेकल। जैसे अगर आपने पानी देखा है, कोई भी ऊपर नीचे कोई भी ऑब्स्टेकल होता है, प्रॉब्लम होती है, वो पानी अपनी जगह बना ही लेता है। इट डज नॉट क्वेरल, और ये कभी भी क्वेरल नहीं करता है कि नहीं हटो। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, सब्सटेंस बेसिकली, जैसे आपको चेयर रखनी है तो आपको जो अगर कुछ और भी चीजें हैं तो आप उनको सब कुछ हटाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन पुट अ चेयर। लेकिन अगर आपको पानी रखना है तो जो भी शेप में अगर आप उसको डालेंगे, अगर आप उसको जग में डालते हैं,
ठीक है? तो ऐसे शेप में भी पानी ऐसा वाला शेप ले लेगा। इसमें अगर आप डालते हैं तो इस वाले शेप में आ जाएगा। अगर आप कुछ इस तरीके का शेप वाला बर्तन लेते हैं, ठीक है? तो इसमें पानी इसी शेप में आ जाएगा। तो ज़ू कह रहे हैं, इट डज़ नॉट क्वेरल, ये क्वेरल नहीं करता है कि ये बर्तन का शेप चेंज करो या फिर हटाओ, ये लाओ, ठीक है? इट सिंपली मूव्स ऑन। और ये क्या करता है? ये सिंपली मूव ऑन कर जाता है। वाटर की क्वालिटी है ये। बहुत ही बेस्ट मैसेज इज़ बाय लाओ त्ज़ू। ठीक है? इस पैसेज के थ्रू आपको इतना अच्छा मैसेज भी देखने मिला। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। इसमें पूछ रहा है, चिल्ड्रन रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट रेन ऑफ समर बाय व्हाट? ठीक है? बच्चे क्या करते हुए फर्स्ट रेन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? गिविंग शाउट्स ऑफ जॉय, ये तो नहीं था। फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन वाटर, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है? रनिंग एंड प्लेइंग इन द रेन, तो ये बच्चे कर रहे थे बिकॉज़ दे रोम्पिंग नेकेड इन द रेन। सिंगिंग सॉन्ग्स, ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे थे बच्चे। द टाइनी स्प्रिंग इशूइंग फ्रॉम द रॉक इज हिडन बाय, ठीक है? अगर आपको याद होगा, मेडन हेयर फर्न वाज़ द आंसर, और कुछ भी इसमें से आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 93, to become part of a river, a tiny drop has to have lots of strength, depend on external forces, suffer a lot, merge its identity. तो एक जो छोटी रिवर थी, छोटी जो ड्रॉप होती है, जो छोटी ड्रॉप होती है, वो पहले स्प्रिंग के रूप में जो फव्वारा होता है उसमें आएगी। उसके बाद फिर वो अदर स्ट्रीम्स के साथ मिलके वो स्ट्रीम बना लेगी, यानी कि झरना बना लेगी। फिर वो झरना आगे चल के एक रिवर में जो है मिल जाएगी, और वो रिवर आगे जा करके एक समंदर में क्या होगी, आगे वो मिल जाएगी। ठीक है? तो एक ड्रॉप से समंदर में जाने तक का सफर है, ये लोग क्या कर रहे हैं? इट्स अ ड्रॉप, इट इज कॉल्ड अ ड्रॉप, इट इज कॉल्ड स्प्रिंग, इट इज कॉल्ड स्ट्रीम, इट इज कॉल्ड रिवर, एंड इट इज कॉल्ड ओशन, और मे बी सी। ठीक है? तो इनके नाम चेंज हो रहे हैं, इट मीन्स इनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो रही है, और इनको मर्ज होने के लिए अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड पाउंडिंग? ये मैंने आपको हाईलाइट किया था व्हाइल रीडिंग दैट पैसेज। तो पाउंडिंग एज यूज्ड इन पैरा 2 ऑफ द पैसेज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो हम पहले देख लेते हैं, शेकिंग। ठीक है? शेकिंग का मतलब हो जाता है हिलना। ठीक है? तो जैसे मेरे पास एक स्टिक है, तो जैसे ये हम कर लें, तो ये क्या है? तो दैट आई एम शेकिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। दूसरा है बिनम्बिंग। बिनम्बिंग का मतलब हो जाता है कि उसके अंदर कोई जान ही नहीं बची है, वो बिल्कुल नम हो गया है। ठीक है? तो बिनम्बिंग हो जाता है, बिनम्बिंग नहीं होगा। शेकिंग, चलो ठीक है, इसको रख लेते हैं। पैल्पिटेटिंग, पैल्पिटेटिंग का मतलब हो जाता है पाउंडिंग या फिर धड़कना। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। सिंकिंग का मतलब हो जाता है डूबना। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अदर? डेसेंट, पैरा नंबर 3 as used in the passage। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ऑपोजिट। ऑपोजिट के लिए हम यूज करते हैं सॉनिम, एंटोनिम वर्ड। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है, डेसेंट। डेसेंट का मतलब हो जाता है नीचे आना। ठीक है? तो एसेंट का मतलब हो जाएगा ऊपर जाना। सीधी सी बात है। अगर आप छोटे थे तो आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लगाते थे और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लगाते थे। तो ये इतना ईज़ी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? और सेंटेंस क्या दिया हुआ है? ऑलमोस्ट ओवरनाइट न्यू ग्रास स्प्रिंग अप। तो लगभग आधी रात में ही क्या हो जाता है कि जो नई घास है वो उग आती है वापस से। तो ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, कोई एडजेक्टिव भी नहीं है। तो क्या बचा? एडवर्ब बचा। एडवर्ब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? कौन से हिस्से में आपको जो एरर है वो दिख रहा है? ही न्यू दैट ही विल गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस। जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर टेंस का एरर है थोड़ा सा। यहाँ पर आपका पास्ट टेंस दिया हुआ है। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन।
तो यहाँ पर आपको पास्ट दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फ्यूचर दिया हुआ है, ठीक है? तो व्हाट डू वी डू हियर कि या तो हम इसे चेंज कर दें, ठीक है? या तो हम इसे चेंज कर दें। अगर मैं बनाती हूँ he knows that he will go back on his promise। तो उस केस में जो ए है, उसमें हम लगा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, ठीक है? देयर इज रिन्यूअल एवरीवेयर। तो हर जगह जो मॉनसून के आने से जो रिन्यूअल है वो हर जगह हमें दिख रहा है। न्यू ग्रासेस स्प्रिंग अप, तो जो नई ग्रासेस हैं वो भी स्प्रिंग अप हुई थी, ये भी हमें पता है। द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड। स्वेल्टरिंग का मतलब हो जाता है यहाँ पर बहुत जो भयानक और बहुत भीषण जो गर्मी पड़ रही है उसका क्या खात्मा हो गया। और जब मैं आपको करा रही थी पैसेज, तो जो डैम्प अर्थ है वो एक स्वीट फ्रेग्रेंस को रिलीज कर रही थी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्ड, द स्वेल्टरिंग हीट कम्स टू एन एंड। क्वेश्चन नंबर 99 है द अर्थ डज नॉट लुक व्हाट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। ऑनसेट क्या हो जाता है? जैसे कि किसी भी चीज की स्टार्ट के लिए हम बोलते हैं ऑनसेट, ठीक है? मॉनसून के आने के पहले जो अर्थ है वो कैसी नहीं दिखती थी, ठीक है? तो इट वाज एक्चुअली क्रैक्ड, इट वाज डस्टी, इट वाज टायर्ड, बट इट वाज नॉट ब्राउन। इट वाज नॉट ब्राउन, ओके? अगला जो हम देखेंगे इसमें पोएम दी हुई है आपको। एक पैसेज आता है जिसपे आपने देखिए कितने क्वेश्चन, हमने कुछ अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चंस वी हैव सीन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 100 टू 105 आपको पोएम के ऊपर होगा। एक आपको अनसीन पोएम भी दी हुई होगी इन द एग्जामिनेशन। आपको उसको पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करना है, उसकी मीनिंग को समझना है एंड देन उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? ये जो पोएम है दैट इज, इसका जो नाम है पोएम का ट्रीज, नाम है जो ट्रीज के ऊपर लिखा हुआ है और इसको लिखा है बाय, लिखा गया है बाय जॉयस किलमर के द्वारा। इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व अ पोएम आल्सो। आई थिंक दैट आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी। पोएट कहना चाहते हैं कि मैंने जो है, पोएट ने कभी भी ऐसा नहीं देखा है। क्या नहीं देखा है? पोएम लवली एज अ ट्री। कोई भी पोएम जो कितनी प्यारी है, एक पेड़ की जितनी प्यारी है, एक ट्री की जितनी प्यारी है। जॉयस किलमर अमेरिकन पोएट थे, ठीक है? A tree whose hungry mouth is pressed। एक ऐसा पेड़, एक पेड़ जिसका जो हंग्री माउथ है वो क्या है? वो प्रेस्ड है। प्रेस्ड यहाँ पर ओल्ड फॉर्म ऑफ प्रेस्ड के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? पोएट कहना चाहते हैं कि जो ट्री है उसका जो हंग्री माउथ है वो कैसा है? वो प्रेस्ड लग रहा है अगेंस्ट द अर्थ ऑफ स्वीट फॉलोइंग ब्रेस्ट। जो अगेंस्ट, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर बना देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। पिक्चर कुछ ऐसी है कि दैट इज अर्थ, ठीक है? इसको सोच लेंगे और यहाँ पर ये पेड़ खड़ा है और यहाँ पर घास वगैरह है, ठीक है? तो पेड़ कहाँ पर है? पेड़ क्या अगर हम देख पाएँ तो क्या ये अर्थ के अगेंस्ट में खड़ा है? सो द आंसर इज़ येस, ठीक है? अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। जो अर्थ का ये यहाँ पर एक ऐसी हवा चलती है तो दैट इज़ स्वीट फ्लोइंग
ब्रेस्ट और इसी एरिया को, ये वाला जो पोर्शन है, इसी को ब्रेस्ट या फिर चेस्ट हम बोल देते हैं। उसी के अगेंस्ट में जो ट्री है वो खड़ा है। अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे। एक ऐसा पेड़ जो क्या करता है, जो दिन भर क्या कर रहा है, वो भगवान की तरफ देखता है। एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे, और अपने जो उसके जो लीफी आर्म्स हैं, अपने आर्म्स को वो ऊपर कर देता है। ठीक है, बाय द वे यहाँ पर हर इस्तेमाल हुआ है इसके लिए, ट्री के लिए। ठीक है, वो अपने लीफी आर्म्स को क्या करती है, वो ऊपर करती है, क्या करने के लिए, प्रे करने के लिए। अ ट्री दैट मे इन समर वेयर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। तो ये जो हेयर है वो क्या है, इसकी जो टहनियाँ हैं, ऐसी टहनियाँ और पत्तियाँ जो हैं, ये पोएट कहना चाहता है कि गर्मियों में क्या होता है, कि गर्मियों में जो पेड़ है वो क्या वेयर करता है, अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स। रॉबिन्स जो है एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी चिड़िया होती है, ठीक है, जो पेड़ों में अपने अंडे देती है। और यहाँ पर अगर ये अपने बालों में इसने क्या कर लिया है, नेस्ट ऑफ रॉबिन्स, ठीक है, रॉबिन के जो घोंसले होते हैं उनको अपने बालों में, वो जिस तरीके से किसी औरत ने कोई गजरा लगाया होता है अपने बालों में, उसी तरीके से जो पेड़ होते हैं वो नेस्ट ऑफ रॉबिन्स को लगा लेते हैं, गर्मियों की समर में पहन लेते हैं, बेसिकली वेयर कर लेते हैं, और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। ठीक है, जो रॉबिन है उसको साइन ऑफ गुड लक भी माना जाता है। ठीक है, अपॉन हुज बॉसम स्नो वॉज लेन, और अपॉन हुज बॉसम, बॉसम का मतलब हो जाता है किसी भी बॉडी पार्ट का जो चेस्ट या फिर ब्रेस्ट वाला एरिया होता है उसको बॉसम बोलते हैं। और पोएट कहना चाहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो स्नो है, स्नो बिल्कुल ऊपर से बिछाई गई है बॉसम के ऊपर अर्थ के। हु इंटीमेटली लिव्स विद रेन, जो जो हु कौन है यहाँ पर, अर्थ है, अर्थ जो इंटीमेटली बहुत ही क्लोजली वो रेन के साथ क्या करती है, रहती है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, जो पोएम्स होती हैं वो किसी बेवकूफ, मेरे जैसे बेवकूफ के द्वारा ही बनाई जाती हैं। बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, दीज टू लाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। ठीक है, पोएम्स जो हों वो मेरी मुझ जैसे बेवकूफ के द्वारा ही पोएम्स को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन जो एक पेड़ होता है वो उसको बनाने वाला कौन है, उसको बनाने वाला वन एंड ओनली गॉड। ठीक है, तो ये पूरी जो समरी हम कह सकते हैं इस पोएम की। आपसे जो है पोएम का नाम और पोएम के राइटर का नाम नहीं पूछा जाएगा। ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय अ पोएम, बस केवल वही आपसे जो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे पूछा जाता है आपसे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पर। द ट्री प्रेसेस इट्स माउथ अगेंस्ट द स्वीट अर्थ फ्लोइंग ब्रेस्ट टू। ठीक है, तो ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इट एक्सप्रेसेस इट्स ग्रेटिट्यूड टू इट, तो ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट, ठीक है, तो ये हो सकता है। और ये जो माउथ वाली बात हो रही है, बेसिकली ये जो पेड़ होता है, पेड़ की जो लीव्स है, टहनियाँ हैं, और इसमें जो जड़ें होती हैं, ये सब कुछ खुद को ये सस्टेन करने के लिए ही तो ये अपना माउथ ओपन करता है। ठीक है, और इसको जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, अर्थ से मिलता है, तो ये अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए ये ड्रॉ सस्टेनेंस फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसीलिए पोएट ने इसको पोएम के अंदर इस्तेमाल किया है। ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम इट ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्रेस इट्स लव फॉर इट ये भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे। द ट्री प्रेज टू गॉड बाय व्हाट, तो लिफ्टिंग हर आर्म्स, वेरी सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 102 है, which of the following statements is not true in the context of the poem? पोम के कॉन्टेक्स्ट में दिए हुए इन चार में से क्या ट्रू नहीं है। ठीक है, द ट्री वेलकम्स द स्नो ऑन इट्स बॉसम, द ट्री सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये तो सही है। द ट्री अलाउज बर्ड टू बिल्ड देयर नेस्ट इन इट, ट्रू है। इट लिव्स क्लोजली विद रेन, ठीक है, तो ये भी सही है। ये आपका गलत है, बिकॉज ये वेलकम नहीं करता है। उसके बॉज़म पे, अर्थ के बॉज़म पे स्नो जो है वो ऑलरेडी लेन है, यानी कि ऑलरेडी रेस्ट कर रहा है। ठीक है, रेस्टिंग है ऑलरेडी। एक बार देख भी लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन हुज बॉज़म स्नो वाज लेन, स्नो हैज लेन। ठीक है,
तो ये वेलकम कहीं से नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन नंबर 3 एंड 4। तो लाइन नंबर 3 एंड 4 में अगर हम जाते हैं वापस, जस्ट सेकंड, तो यहाँ लाइन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, तो दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। तो इसमें क्या कह रहा है, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हंग्री का इस्तेमाल हुआ है। एंड बिफोर दैट लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। तो सिमिली कहीं नहीं था, पर्सोनिफिकेशन हम कह सकते हैं बिकॉज उसमें हंग्री का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए द करेक्ट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन भी नहीं बोलेंगे, मिटोनमी। ठीक है, द मोर सुटेबल आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 104 है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी। अब जैसे यहाँ पर लाइक आ गया तो इट विल बी फ्रॉम सिमिली। सिमिली को हम कैसे पहचानते हैं, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर या फिर किसी भी लाइन के अंदर एज या फिर लाइक हमें मिल जाता है तो वो सिमिली हो जाता है। मुझ जैसे बेवकूफ, ठीक है, मुझ जैसे बेवकूफ। तो ये जो है सिमिली इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे, द वर्ड माउथ इन लाइन नंबर 3 रेफर्स टू द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द ट्री। जो वर्ड माउथ है लाइन नंबर 3 में, ये किस चीज को रेफर कर रही है, तो क्राउन तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रंक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ब्रांचेस एंड रूट्स। तो एज पर मी दैट शुड बी रूट्स, बट आई चेक द आंसर एंड इट वाज शोइंग मी ब्रांचेस। तो वी हैव टू गो द आंसर की प्रोवाइडेड बाय सीटेट। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बी हो जाता है। ऑलराइट, सो वी हैव कंप्लीटेड टुडे 15 क्वेश्चंस। ठीक है, नॉर्मली मैं 10 क्वेश्चंस के सेट लेती हूँ, बट आज मैंने 15 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम सीटेड पेपर से करवा दिया है। ठीक है, इसका जो पार्ट 2 है, क्योंकि अभी इसमें 15 क्वेश्चंस और रहते हैं, तो इसका जो पार्ट 2 है वो मैं आपको नेक्स्ट अपलोड कर दूंगी। सीटेड की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, अदर ग्रामर के भी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, यू कैन आल्सो चेक आउट विजिटिंग माय चैनल। ठीक है, चैनल का नाम आपको पता ही है, इंग्लिश ब्लिस एजुकेटर। एंड check out all other videos also if you're finding this useful. Also subscribe, comment, and also share with your friends, family, whosoever in need. And I'll see you guys in my next video. Till then, take care and thank you so much for your time. Bye.